ये ज़मी बनती गई, ये आसमां बनता गया, मैंने एक कदम रखा तो ये जहां बनता गया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इरशाद राही। शख्सियत में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसी कलमकार, एक ऐसा सितारा जिन्होंने अनगिनत किताबें लिखी हैं, हमारे बीच हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जुल्फ़िकार चांदनी जी। चांदनी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने लिखना क्यों शुरू किया और किससे प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर आपने? मैंने अपनी बहन से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन मुझसे करीब 6-7 साल बड़ी हैं और वो जो है कॉलेज की मैगजीन्स वगैरह में लिखती थी, बहुत एक्टिव थी, ड्रामे वगैरह बहुत अच्छे करती थी। तो मैं सोचती थी उनको देख के कि इनकी बड़ी तारीफ होती, क्या मैं नहीं लिख सकती? और दूसरे मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी क्लास फेलो थी, आपने व्हीलर्स वालों का नाम सुना होगा। तो उसके फादर जो थे वो भी बताती थी हमसे कि मेरे पापा लिखते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पापा कैसे लिखते हैं? उससे पूछते थे तो बताती थी कि वो बस कहते हैं कि जो हमें दिखता है वो सब हम जाके सब लिख लेते हैं। तो मैं ये सोचती रहती थी अपने दिमाग में कि क्या मैं नहीं लिख सकती ऐसा। मैं सोचते 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 मैं जब क्लास 8 में थी तो मैंने एक कहानी लिखी पहली। क्या टाइटल था उसका? रुखसती। अरे वाह, क्या बात। और उस टाइम पे एक स्कूल चलाती थी मेरी मदर, ऐसी छोटा मोटा घर में। तो उसकी मैगजीन में वो किताब छपी थी और सबको बहुत पसंद आई। फादर भी आपके शायर थे? फादर मेरे शायर थे और फादर तो हमारे बहुत ही ऊंचे दर्जे के शायर थे। तो उनसे आपके अंदर कोई इंस्पायर होने का मौका नहीं मिला? शायरी नहीं आई कभी। थोड़ा बहुत कहा है कभी, बहुत लोगों ने हमसे कहा तो कहा, लेकिन वो बात नहीं आई कि मतलब कलम लेके बैठे तो शायरी करने लगे, ऐसा नहीं। अच्छा। आप अगर जब लिखती हैं, कहानी लिखती हैं, नावल लिखती हैं, आपका एक नावल था गुबार जिसने बहुत कामयाबी और शोहरत हासिल की, उसके बाद आपने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, वो भी बहुत कामयाबी तक गई है। तो अब हमारे दर्शकों को हमें आप चांदनी जी ये बताइए कि आपने मतलब नावल को भी लिखा है और जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उस पर भी आपकी किताब आई है। तो हम चाहेंगे ऐसे ये गुबार जो आपका नावल बहुत फेमस हुआ था वो हमारी ऑडियंस को दिखा दीजिए, और जो आपकी काश जो शॉर्ट स्टोरीज़ पर आई थी वो भी जैसे दिखा दीजिए इसको। ये गुबार है मेरा पहला नावल और ये इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान में बड़ी धूम मचाई इसने। पाकिस्तान में इसका एडिशन भी छपा, बहुत खुतूत आए उसके बाद मेरे पास इस गुबार के सिलसिले में। राइटर्स ने हमको ऑफ़र दिया कि चांदनी जी आप मेरे साथ मिलके लिखिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अकेले ही लिखना पसंद करूँगी। और ये काश जो आपका ये स्टोरीज, और ये काश है मेरी कहानियों का कलेक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ तो नहीं हैं जितनी मैंने लिखी हैं, उससे बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा मैंने लिखी हुई हैं। बहुत सारी लिखी हुई पड़ी हैं अभी जो छपी नहीं है। ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। इसका ये उर्दू का है और गुबार भी हिंदी उर्दू दोनों में छपा है। अच्छा, ये बताइए, आप चूँकि लिख रही हैं और आप इससे पहले है, तो जैसे महिलाओं के लिए एक रास्ता बंद है कि साहब वो बाहर ना निकलें, वो कहानियाँ ना लिखें, वो इस तरह की किताबें और शेर व शायरी ना करें। आपने अपने समाज और अपने आसपास और अपने परिवार से किस तरह से इसके लिए जद्दोजहद की, किस तरह से संघर्ष किया और आगे बढ़ी हैं? वैसे तो जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ मैं हमेशा बोलती हूँ इस बारे में, और वैसे अपनी कलम से इसको मैंने कई जगह जो है साबित किया है कि ये आप देखिए, ये अनमोल रतन है। ये अनमोल रतन जो है हमारी किताब से कुछ कोटेशंस लेके और वो जो है छापा है। इसको पढ़ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, वो रोने लगी। ये कहानी मेरी है जिसमें ये होता है कि आप जो है मूर्ति के जो जेवर उतारते हैं वो उसको बाद में जो चोरी करता है उसको उतार लेते हैं और उसके बाद में चोरी करने वालों को सिर्फ बुरा कहते हैं, लेकिन मूर्ति को वैसे ही पहना देते हैं दूसरे जेवर लाके। लेकिन
खुदा न खास्ता अगर किसी औरत के साथ जिना होता है, रेप होता है, तो आप उसको इतनी बुरी नज़र से देखते हैं, उसका कोई कसूर नहीं होता उसमें, तो उसके बारे में वो देख के पढ़ के इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी कि वो रोने लगी बिल्कुल। चलिए, आपने रेप की बात कही है। आज एक बहुत बड़ी एक वो चल रही है जिसमें औरतों को बहुत आज़ादी भी दी गई है और बहुत सारे उसमें सवाल भी उठ रहे हैं। और आज हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं किसी भी पायदान पर, उनको खौफ लगता है, घर के अंदर भी खौफ लगता है, और आज माँ की कोख में भी वो महफूज नहीं है और उनका कत्ल किया जा रहा है। बीइंग ए राइटर, आप इसको किस तरह से देखती हैं और इसके क्या मतलब, इन समस्याओं का हल क्या है? इस समस्याओं का हल सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो क़वानीन हैं उसमें बहुत कमी है। यहाँ सज़ा नहीं है किसी चीज़ पे। अभी आप जो बैरूनी मुल्क में जाइए, अभी मैं एक छोटा सा आपको जो एग्जांपल दूंगी, दुबई है। आप जाइए वहाँ पे, इस तरह की कोई वारदात नहीं। घर खुला छोड़ दीजिए, लड़की 2:30 बजे रात में अकेली आ जाए, औरत कोई भी चली जाए कहीं निकल के, किसी तरह का कोई उसको खौफ नहीं होता। लेकिन अब तो भारत में कानून बन गया है, लोगों को सजाएं मिल रही हैं। नहीं मिल रही हैं, लोगों को फांसी की सजा हो गई। अभी देखिए आसाम में निकाल के जेल से मार दिया गया। बताइए ये कानून है? मैं तो हैरत में रह गई। मैं दुबई में थी, मैंने देखा कि बताइए ये हमारा भारत है। शर्म आती है हमको अपने कानून के ऊपर, अपने जो उसका जो है कानून के रखवाले हैं उनके ऊपर। कैसे ऐसा हो गया बताइए? एक इतना बड़ा देश, इतना बड़ा कंट्री, वो एक छोटा सा कंट्री है, उसमें सब ऑर्गेनाइज हो जाता है। हमारा इतना बड़ा कंट्री है, क्यों नहीं हम सज़ा देते? सज़ा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब जब डर नहीं रहेगा तो लोग जो है कुछ भी करेंगे। तो आने वाली नस्ल हमारी सड़कों पर कैसे निकले? हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, क्या वो काम पे जाएं या ना जाएं, या घरों के अंदर अपने को महफूज करें? क्यों महफूज करें? बिल्कुल नहीं महफूज करें अपने आप को। कानून में सुधार लाएं। हमारे जो ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, जो लीडर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो है कानून को सख्त करें और कानून का पालन न करने वालों को सजाएं मिलें, तभी ये चीज़ कम हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। अच्छा, आपकी कहानी गुबार में भी मोहब्बत का हवाला है। अमर तारा के अंदर तो बेपनाह आपने मोहब्बत का किया है, तो क्या कभी आपने भी किसी से मोहब्बत की? मोहब्बत तो एक फितरी अमल है। आपने किससे की? बिल्कुल करी है। क्या हुआ, कामयाब? मैंने अपने शौहर से करी है, मेरी लव मैरिज हुई है। अच्छा। तो अब इस पायदान पर आप वही जज्बा, वही जुनून, वही शिद्दत है कि कमी आ गई है? देखिए, जज्बा और जुनून तो उम्र के साथ साथ कुछ कम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस में इजाफा होता जाता है। तो जिस समय आपने ये मोहब्बत की थी तो उस समय तो बड़ा हंगामा हो गया होगा? नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ। अच्छा, घर वाले नाराज नहीं हुए? नहीं, कोई हुआ थोड़ा बहुत, फिर मान गए। अच्छा, एक डोर में बांध दिया। शादी बाकायदा हुई थी। तो कहते हैं कि एक कलमकार के पीछे जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, मर्द आगे बढ़ता है, तो कहते हैं किसी औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? आपकी मेरे शौहर का हाथ है। सही बताइए। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और कभी कभी डिमोरलाइज भी किया। ये नहीं कहेंगे, हमेशा ही किया। शुरू में बहुत मजाक उड़ाया मेरा। मैं जब लिखती थी तो रात भर मैं लिखती रहती थी। तो एक दिन आए 12 बजे रात, 2:30 बजे था रात का, कहने लगे क्या लिख रही हैं आप? तो मैंने छुपा दिया, मैं दिखाती नहीं थी पहले लिख के, तो ले लिया ज़बरदस्ती, पढ़ने लगे। कहने लगे अरे वाकई आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं। पहली बार उन्होंने तारीफ करी। फिर कहानियाँ जब मैं लिखने लगी तो हमारे एक जान पहचान के, उन्होंने कहा भाभी आप नॉवेल्स लिखती, कहानी क्यों नहीं लिखती? मेरे हस्बैंड ने कहा अरे कहानी इनके बस की बात नहीं है, कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। तो उसी दिन बैठ के मैंने 1 घंटे के अंदर कहानी लिख डाली। वो कहानी इतनी मकबूल हुई रेडियो पे, रामपुर रेडियो स्टेशन से मैंने पहली कहानी अपनी बोली थी, बहुत पसंद करी लोगों ने। अच्छा, आपने पॉलिटिक्स के मसाइल पर भी एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है भारत विभाजन और मुस्लिम राजनीति। तो ये कैसे आपके अंदर ये थॉट्स आया? और शायद मेरे ख्याल इसके ऊपर आपने पीएचडी भी की। जी, ये मेरा पीएचडी का टॉपिक था। जी, मेरी ऑडियंस को दिखा दें इस पर। ये मेरा पीएचडी का टॉपिक था, इसलिए मुझे इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरा थीसिस का काफ़ी हिस्सा इस किताब में है, सब तो नहीं है क्योंकि मैंने बहुत मोटी थीसिस लिखी थी, 750 पेज की लिखी थी।
तो मेरे जो वो थे गाइड थे, वो कहने लगे कि इसमें तो 3 थीसिस बन जाती है, आपने इतना लिख डाला, लोग तो एक नहीं लिख पाते। तो हमको ये बताइए और हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि जो भारत विभाजन और मुस्लिम राजनीति, तो क्या आप इसमें मुस्लिम राजनीति को दोषी मानते हैं? नहीं, किसी एक को भी हम दोषी नहीं मान सकते हैं, कोई एक भी कसूरवार कभी नहीं होता। अच्छा, क्या लगता है आपको विभाजन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्या नुकसान हुए इससे? बहुत नुकसान हुए हैं। इतना बड़ा देश था हमारा, वो बट गया जी। 2 टुकड़े हो गया। आप ये सोचिए कि हमारी एक तो ताकत आधी हो गई, हर चीज में, हर चीज में आधी हो गई। फिर मुसलमानों का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ माइनॉरिटी में आ गए और वहाँ मेजॉरिटी में जाके भी वो आपस में लड़ रहे हैं। आपका कोई फेवरेट राइटर या फेवरेट शायर जिससे आप बहुत ही इंस्पायर होती हूँ? प्रेमचंद और ऐसे- इकबाल। ऐसी क्या खूबी थी प्रेमचंद में जिसने आपको अपील किया? प्रेमचंद बचपन से मुझे बहुत पसंद थे। उनकी जो ईदगाह मैंने बहुत छोटी सी थी तब पढ़ी थी, तो मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गई थी। और जब से मेरे अंदर एक जिसे लगता है कि कुछ लगता था कि मैं भी कुछ लिखूं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े थे और बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को देखते थे। और इकबाल को क्यों पसंद किया? उनके जैसा राइटर तो मुझे लगता है कोई क्लास 8th में थे जब उन्होंने ये लिखा था, सारे जग से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाद में तो खैर वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन आप ये देखिए क्लास 8th का बच्चा वो लिख रहा है जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, जिसको आज भी हम गा रहे हैं, कौमी तराना उसको करार दिया गया था। तो खाली वक्तों में आप चूँकि लिखती भी हैं तो फिल्म से भी कुछ रूबरू हुई होंगी, फिल्म ने भी मुतासिर किया होगा, तो कोई आपका बहुत पसंदीदा जो फिल्मी गीत हो, अगर हमारी ऑडियंस को आप शेयर करना चाहें? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। 70s के गाने बहुत अच्छे थे, हालांकि उस वक्त तो मैं छोटी थी, लेकिन ये है कि वो गाने ऐसे थे कि जो रूह में उतरते थे। अब इस वक्त तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं कौन कौन सा बताऊं। इसलिए छोड़ दीजिए इसको। चलिए छोड़ दिए। अच्छा बताइए, माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत आपने नावल लिखा और तमाम किताबें भी लिखती, तो क्या कभी आपका रुझान हुआ कि फिल्मों में भी काम करें? नहीं, फिल्म लाइन मुझे कभी से नहीं पसंद है, स्पेशली औरतों के लिए तो नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा मिजाज कुछ, शायद लोग समझते हो कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ या बहुत तेज हूँ, पर शायद वैसी मैं हूँ नहीं। अच्छा, आगे क्या आपका है, किस सब्जेक्ट पर आप लिखना चाह है या जहन जा रहा है? मैं समाज में जो भी बुराई देखती हूँ, बस वो देख के मेरा दिल बेचैन होता है, और दुनिया में भी मैं नज़र दौड़ाती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड कि काश ये दुनिया जो है एक हो जाए। क्या बात, सारी दुनिया के पासपोर्ट खत्म हो जाए, काश वो दिन आ सारी जाए। सरहदें टूट जाए। तो वो जिगर मुरादाबादी का वो शेर याद मुझे आ रहा है कि जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। चलिए, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमको और बहुत ही पहलुओं पर बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया, जिसके लिए हमारे प्रोग्राम की इस पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। तो ये थी डॉक्टर जुल्फ़िशा चांदनी शख्सियत में, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ताबिंदा भी मिलेंगे फिर अगले प्रोग्राम में किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने वतन का भी।